आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो ज्वाइन फास्ट, आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आज हम लोग जो है एक बहुत ही अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं, तो फटाफट आप जो है ज्वाइन करिए और इस क्लास का पूरा आनंद लीजिए। दिस क्लास इज अबाउट syllables. This class is about syllables. ओके, ठीक है, फटाफट जुड़िए, आप लोग फटाफट जुड़िए जो है, फिर हम शुरू करते हैं इसको। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हालांकि मैं बीच बीच में रिवीजन करता ही रहता हूं इन सब के बारे में। आपको बार बार बताने का मेरा जो पर्पज होता है, वो पर्पज ये होता है कि आपको चीजें याद हो जाएं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है। In language, syllables can be pronounced with different levels of emphasis. कह रहे हैं कि अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, भाषा, लैंग्वेज में हमारे जो सिलेबल्स होते हैं उनको हम अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। वो डिपेंड क्या करता है कि हाउ मच एयर वी नीड टू ब्रीथ द पर्टिकुलर साउंड। किसी पर्टिकुलर साउंड को ब्रीथ करने में कितना एयर हमें लगता है, उसी हिसाब से ये डिपेंड होता है कि ये सिलेबल हमारा स्ट्रेस्ड है या अनस्ट्रेस्ड है। तो स्ट्रेस सिलेबल्स आर लाउडर। जो स्ट्रेस्ड होते हैं इसका मतलब क्या होता है भाई, वैसे भी आदमी जब स्ट्रेस्ड होता है, आदमी जब स्ट्रेस्ड होता है तो आप सिंपल सी बात समझिए, स्ट्रेस्ड होगा तो क्या होगा, आप उससे बात करेंगे तो ज्यादा गुस्सा आएगा, वो ज्यादा चिल्लाएगा, स्ट्रेस्ड होगा। तो स्ट्रेस में क्या करना पड़ता है आपको, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ज्यादा जोर, ज्यादा लाउडली आपको बोलना पड़ता है। तो लाउडर होता है सिलेबल, लॉन्गर होता है एंड मोर फोर्सफुल होता है। तो स्ट्रेस मतलब व्हेन एनी सिलेबल नीड मोर एयर टू प्रोनाउंस इट लाउडली एंड लॉन्ग एंड मोर फोर्सफुली, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो उस सिलेबल को हम स्ट्रेस सिलेबल बोलेंगे। अर्थात स्ट्रेस मतलब होता है जोर देना, थोड़ा सा एयर में हम और जोर देके इसको प्रोनाउंस करते हैं। जबकि अनस्ट्रेस्ड क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड इज क्वाइट कंट्रेरी, इट्स वेरी सॉफ्टर एंड क्विकर। हम बहुत कम एयर पास करते हैं और बहुत कम एफर्ट में ही, ज्यादा हमें जोर नहीं देना पड़ता है, और इस साउंड को हम क्या कर ले, प्रोनाउंस कर लेते हैं। अर्थात इसमें ज्यादा फ्रिक्शन, एक प्रकार से कह सकते हैं, अगर हम फिजिक्स की भाषा में कहें तो एयर का जो फ्रिक्शन है वो हमें ज्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता, फ्रिक्शन बहुत कम होता है। क्योंकि एयर आपके माउथ से जब पास होती है, वोकल कार्ड से यहां से जब पास होती है एयर हमारी, तो एयर जब पास होती है तो जितना हम बीच में फ्रिक्शन लाएंगे, फ्रिक्शन एक प्रकार से रुकावट समझ लीजिए, जितनी हम रुकावट लाएंगे उतना ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि ये फ्रिक्शन लेस होते हैं, एक प्रकार से ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, क्विकर होते हैं, और इन पे हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज्ड नहीं करते हैं, ज्यादा हमें एम्फेसिस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनका रोल क्या होता है, यही जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का वेरिएशन है, यही क्या क्रिएट करता है, रिदम क्रिएट करता है। पोएट्री में रिदम क्रिएट करने का काम क्या है, कौन करता है, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबल ही रिदम क्रिएट करते हैं। जैसे आप कोई गाना गाते हैं तो आप कौन से सुर को कितना ऊपर ले जा रहे हैं, किसको कितना नीचे ले जा रहे हैं, उसी पर तो गाना डिपेंड करता है पूरा। तो पोएट्री क्या है, पोएट्री एक प्रकार का सॉन्ग है, आप समझ लीजिए जो है, तो ये रिदमिक होता है। वैसे भी पोएट्री की डिफिनेशन एक है कि पोएट्री क्या है, रिदमिक क्रिएशन जो है, एडगर एलन पो साहब हैं, उन्होंने डिफिनेशन दी है पोएट्री की, पोएट्री क्या है, रिदमिक क्रिएशन है। तो आइए हम देखते हैं कि इसके बारे में हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है। चलिए अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम अलग अलग देख लेते हैं। तो हमारा पहला है स्ट्रेस सिलेबल का, ये लाउडर होता है, मोर फोर्सफुल होता है। तो ध्यान रखिएगा,
आपके पास एग्जाम में अगर आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, कि राइट अ नोट ऑन अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस सिलेबल, स्ट्रेस्ड सिलेबल। अब ये आपके एग्जाम में आ गया लिखने के लिए, तो आप पहले अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस को समझाएंगे क्या होता है, उसके बाद आप करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, तो एक एक करके लिखेंगे कि स्ट्रेस सिलेबल लाउडर होता है, या कंपैरिजन आ गया है आपको लिखने के लिए, और ये ज्यादा फोर्सफुल होता है। इसमें चूंकि स्वाभाविक सी बात है कि जब आपको एफर्ट ज्यादा करना है, तो एफर्ट करने के लिए समय भी आपको ज्यादा चाहिए, तो ये ड्यूरेशन में क्या होता है, लॉन्गर होता है, लॉन्गर इन ड्यूरेशन। भाई ज्यादा मेहनत करनी है तो स्वाभाविक सी बात है समय भी आपको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो लॉन्गर इन ड्यूरेशन, प्रोनाउंस्ड मोर क्लियरली। लेकिन कहते हैं ना, अपने यहाँ कहावत कही जाती है कि देर आता है लेकिन दुरुस्त आता है, तो ज्यादा एफर्ट लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सुनाई कैसा देगा, क्लियरली, ज्यादा क्लियरली हमें सुनाई देता है, ज्यादा स्पष्ट हमें ये पता चलता है। क्यों भाई, एक चीज जान लीजिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जितनी जो मेहनत इसमें करेगा उतनी अच्छी उसको सफलता मिलेगी। कोई आज पढ़ करके छोड़ दे रहा है, 2-4 लेक्चर सुन लिया, उसके बाद उसने छोड़ दिया, कल को 2 साल बाद उसके दिमाग में आएगा, एग्जाम में बैठेगा तो उसके दिमाग में आएगा कि मेरे नंबर कम आ गए या मुझे नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने ज्यादा जोर नहीं दिया, ज्यादा एम्फेसिस नहीं किया, तो इसलिए आप ज्यादा क्लियरली लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही सिलेबल होता है, ये कह रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रेस सिलेबल होता है वो ज्यादा क्लियरली प्रोनाउंस किया जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल, जैसे इन द वर्ड एप्पल द स्ट्रेस सिलेबल इज एप। अब इसमें देखिए, एप्पल, 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 हम ऐप, ऐप पे जो है ज्यादा जोर देते हैं, तो कह रहे हैं कि ये क्या है, स्ट्रेस सिलेबल है। क्या है, स्ट्रेस सिलेबल है, इस पे ज्यादा जोर देना पड़ रहा है। आप पढ़िए ना, हम लोग जैसे पढ़ते हैं एप्पल ना, हम लोग सारे चीजों को एक जैसे ही पढ़ देते हैं, लेकिन राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, इस पे आपको एयर ज्यादा ब्रेथ करनी है, इस पे आपको एयर कम ब्रेथ करनी है। एप्पल, एप्पल, तो ऐप पे आप ज्यादा जोर दे रहे हैं और पल पे आप बिल्कुल कम जोर दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, स्ट्रेस्ड हो गया, और ये क्या होगा, अनस्ट्रेस्ड हो गया। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आपको बताया जैसे कि अपोजिट ही होगा स्ट्रेस्ड का, वो लाउडर होता है, तो ये क्या होता है, क्वाइटर होता है, थोड़ा सा ज्यादा शांत होता है, ज्यादा एयर की जरूरत नहीं पड़ती। वो मोर फोर्सफुल होता है, ये लेस फोर्सफुल होता है, और वो लॉन्गर इन ड्यूरेशन है और ये शॉर्टन इन ड्यूरेशन है। मतलब आप जितने जल्दी समाप्त हो जाएंगे, जितनी कम मेहनत करेंगे उतने जल्दी आप समाप्त भी हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको मार्केट में बने रहना है, लोगों के बीच में बने रहना है, और आपको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है कि लोग क्लियरली आपको जान सकें, आपको पहचान सकें, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो कह रहे हैं कि ये क्या होता है, शॉर्टर इन ड्यूरेशन होता है, ऑफन स्लर्ड आर म्यूटेड इन स्पीच, प्रायः बेचारा स्लर्ड होता है, मतलब एकदम लड़खड़ा करके बोला जाता है, या म्यूटेड होता है, या शांत रहता है, ज्यादा इस पे जोर नहीं दिया जाता। भाई एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो 2-3 लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो जो कल को कोई इसमें से आईएएस पीसीएस बनता है, कोई नेट जेआरएफ निकाल के प्रोफेसर बनता है, तो सोसाइटी में उसको थोड़ा सा लाउडर अप्लॉज मिलेगा, ज्यादा सम्मान मिलेगा, ज्यादा अप्लॉज मिलेगा। और एक ने जिसने लापरवाही करी, नहीं पढ़ाई करी, और आज वो कुछ नहीं कर पाया है, वो समाज में कहीं भी बैठेगा तो म्यूटेड रहेगा, उसकी चर्चा, घर वाले भी चर्चा करना पसंद नहीं करते। अगर आप किसी माँ बाप के 3 बेटे हैं और एक बेटा आईएएस है, दूसरा बेटा प्रोफेसर है, और तीसरा बेटा परचून की दुकान चलाता है, तो किसी बड़े आदमी से इंट्रोडक्शन करेंगे तो 2 बेटों तक ही बताएंगे कि एक बेटा हमारा आईएएस है और एक बेटा हमारा प्रोफेसर है। तीसरे अगर जानता होगा वो, तो पूछेगा अच्छा तीसरा वाला क्या कर रहा है, तब भले बता दें। और अगर कोई नहीं जानता है तो 2 ही बेटे का इंट्रोडक्शन देंगे। ऐसा हमारा समाज है।
तो आप अपनी आइडेंटिटी यहां पर बनाएंगे। उसी प्रकार से इनकी आइडेंटिटी बड़ी कम होती है, बिल्कुल स्लर्ड और म्यूटेड होते हैं, जिनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। एक प्रकार से गरीब व्यक्ति भी कह सकते हैं, हमारे समाज में गरीब व्यक्तियों को म्यूट कर दिया जाता है, उनकी कोई चर्चा नहीं करता है। एग्जाम्पल जैसे एप्पल में हमने आपको बताया पीछे भी कि जो पल वाला वर्ड है ये क्या है, साउंड है, ये अनस्टेज्ड है। एप्पल, एप्पल, ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। और भी कुछ एग्जांपल्स यहां पर मैंने दिए हैं टू मेक यू क्लियर कि आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बाद में एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। समटाइम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यू आर गिवन 1 or 2 lines and there are 4 options, you have to identify which words, particular words are staged or unstaged। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेज हैं या अनस्टेज हैं। जैसे अब यहां पर हम देखें तो ये हमारा क्या है, बनाना, ब नाना। अब ये ब क्या है, स्ट्रेस है। अब हम लोग लेकिन होता क्या है, हम लोग ना को ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, हम लोग बनाना कहते हैं, बनान। हाँ तो ये क्या है, बनाना, तो ये स्ट्रेस है। ना क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। अब आप बताइए ये कौन सा मीटर हुआ, फटाफट बताइए। स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय कौन सा है, पीछे भी मैंने मीटर पढ़ाया आपको, फटाफट बताइए किसी को याद हो जो मैंने आपको बताया था। आइम्बस मीटर, ट्रॉसीमीटर, एनापेस्टिक, डैक्टिलिक, स्पॉन्डी, हमने आपको बताया था, उसमें बताइए फटाफट क्या है ये, है क्या है, फटाफट एनीवन रिप्लाई फास्ट, कौन सा मीटर है ये कौन सा है बताइए, आइम्बस है, डैक्टिलिक, हाँ ठीक है, वेरी गुड, डैक्टिलिक है ये, हमने आपको बताया था। एनापिस्टिक क्या होता है, आप यूएस गए थे यू को लेकर के, और डैक्टिलिक में आप वापस आ गए थे यू को लेकर के, तो ये डैक्टिलिक है। चलिए जैसे इसमें पैटर्न आपका, तो पैटर्न आपका देखिए, इसमें पैटर्न क्या है, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस्ड। तो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का सिंबल भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि लाइंस में कभी कभी क्या करता है कि आपको केवल सिंबल दे देगा, अब पता चला आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं, आप सिंबल ही भूल गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो सिंबल होता है, एक मिनट, हाँ, ये जो आपका सिंबल है ये स्ट्रेस्ड का है, और ये जो सिंबल है ये अनस्ट्रेस्ड का है। तो ये आपको ध्यान है, आधा चंद्रमा, आधा क्या, आधा से कम, 1/4 चंद्रमा आपका, ये क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। और स्ट्रेस्ड आपका क्या है, समझ लीजिए कॉमा जो आप नीचे लगाते हैं, ऊपर जाके जो अपस्ट्रॉफी होती है, उसी तरह का एक छोटा सा मार्क होता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपका है कंप्यूटर। मान लीजिए आपको पूछे कि इसका स्ट्रेस पैटर्न क्या है, एग्जाम में कैसे आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हालांकि मतलब पूछ सकता है आपसे कभी भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ सकता है, एग्जाम में कैसे आएगा कि व्हाट इज द syllable pattern of the word कंप्यूटर, आपको दे दिया वर्ड कंप्यूटर का सिलेबल पैटर्न क्या है। अब ये आपको दे दिया, पहला एग्जांपल आपको दे दिया, ए में ऑप्शन आपको दे दिया ऐसे, ये ये ये, बी में आपको दे दिया ये, सी में दे दिया ये, डी में दे दिया आपको ये। अब आपको पैटर्न पहचानना है, ऑप्शन लगाना है, तो आपको अगर आता नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, निश्चित रूप से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंबल ही नहीं पता। आप कहेंगे, आपको पता चला सिंबल नहीं याद है, बहुत सारे बच्चे कहते हुए मिलते हैं कि अरे उसमें पता नहीं क्या ऐसे कामा उमा लगा था, समझ नहीं पाया, चंद्रमा बना था, क्या आया था पता नहीं। तो आप
तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आपको पता नहीं कि स्ट्रेस सिलेबल का सिंबल क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड का क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कम 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 कम, ठीक है, कम कंप्यूटर कंप्यूटर। तो यहां पे कम क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। प्यू को बहुत सिंपल से बोलते हैं कम, प्यू बहुत सिंपल से बोलते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनस्ट्रेस्ड हो गया। और फिर ट र र ये एक्चुअली जो है प्रोनाउंस हम पूरा इसको नहीं करते हैं। एक आप आगे चलेंगे, जो प्रोनाउंसिएशन हमारा सिस्टम है उसको आप पढ़ते हैं अगर, तो वहां पे बताया जाता है कि र जो आर हमारा आता है, अगर ये बीच में आता है, कहीं किसी शब्द के दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आता है, और अगर अपने पहले ये क्या कैरी करता है, अपने पहले अगर ये वॉवेल कैरी करता है, तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन प्रायः नहीं करते हैं। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, वो आपको बाद में बताएंगे। और लास्ट में भी अगर ये आता है और इसके बाद जो है, इसके बाद जो है अगर कोई वर्ड नहीं है और इसके पहले कोई वॉवेल आया है, तब भी हम इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसको कह सकते हैं इसका हाफ प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हाफ प्रोनाउंसिएशन करते हैं। होता क्या है आप देखिए, नॉर्मली जैसे हम लोग पढ़ते हैं वर्ड्स को, तो जैसे मान लीजिए हमने यही लिख दिया, हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ड्स, वर्ड्स, तो र पूरा पढ़ा नहीं जाता, वर्ड वर्ड वर र नहीं, वर्ड्स वर्ड्स। तो र क्या है, वो बाहर पूरा निकल नहीं पाता, स्लैड हो जाता है बिल्कुल, तो इसको पूरा प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। जैसे हम लोगों को बचपन में ही पढ़ाया जाता है बर्ड बर्ड बर्ड्स, हाँ, र क्या होता है, ये पूरा प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, अनस्ट्रेस्ड में आता है बर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में जैसे हम लोग फादर मदर भी पढ़ते हैं, फादर ना, फादर, आप कभी देखिए इसकी हिंदी लिखी रहती है तो ऐसे लिखा रहता है, इस तरीके से हलंत लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, क्योंकि वो पूरा नहीं पढ़ा जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा क्या हो गया, पहला हमारा हो गया स्ट्रेस्ड, तो ये सिंबल हो गया। दूसरा क्या हो गया, अनस्ट्रेस्ड, ये हो गया। तीसरा हमारा क्या है, स्ट्रेस्ड, क्या है, स्ट्रेस्ड। तो इसका मतलब हमारा इसमें पैटर्न कौन सा आया, ये वाला। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हुआ, ए। तो आपको पता होना चाहिए, हालांकि ये काफी मतलब स्टेनस हार्ड वर्क है, ऐसे इतना आसान नहीं है करना, लेकिन ये है कि पढ़ने से ही होता है। तो आप भी पढ़ेंगे आगे चल के तो आपको भी आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंसान से बढ़ के कोई चीज होती है। द रोल ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इन पोएट्री, पोएट्री में इनका रोल क्या होता है, तो स्वाभाविक सी बात है, रिदम क्रिएट करना, मीटर को फॉर्म करना। मीटर फॉर्म होगा तभी रिदम क्रिएट होगा। तो यहाँ इनका काम है सिलेबल फॉर्म द मीटर, मीटर फॉर्म करेंगे और रिदम क्रिएट करेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल मिला के क्या करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, मीटर क्रिएट करते हैं और रिदम क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो ये पहला हो गया ये। और ये हम पैटर्न आपको पहले भी बता चुके हैं, आयम्बिक का, ट्रॉसी का, अनापेस्टिक का, डैक्टिलिक का, ये हम पूरा जो है आपको पहले बता दिए कि ये जितने भी मीटर हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, पैटर्न ऑफ सिलेबल पर। इनका नाम ही, इनकी उत्पत्ति ही इसी आधार पर हुई है कि इनका पैटर्न के हिसाब से ही हम पहचानते हैं कि अगर अनस्ट्रेस्ड आया है और उसके बाद स्ट्रेस्ड आया है तो हमारा आयम्बस होगा इसी पैटर्न पर, अगर ये चल रहा है तभी हम इसको आयम्बस कहेंगे। ट्रॉसी हमारा जो है स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड होगा तभी हमारा ट्रॉसी होगा, अदरवाइज ट्रॉसी नहीं होगा। ये इसका पैटर्न है, फिक्स है। एनापेस्टिक हमारा है तो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, उसके बाद टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद फॉलोड बाय अ टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो यू यू एस आपका हो गया। इसी प्रकार से डैक्टिलिक है, डैक्टिलिक में क्या होगा, स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो ये जितने भी मीटर हैं
इनको क्रिएट करने का काम कौन करता है? सिलेबल करते हैं। कौन करता है? सिलेबल के पैटर्न से ही ये क्रिएट होते हैं, अदरवाइज इनका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। इनको जो है, इनको नाम दिया गया है कि ये पैटर्न में सिलेबल आएगा तो इसको हम डैक्टिलिक बोलेंगे, ये पैटर्न में आएगा तो एनापिस्टिक बोलेंगे, ये पैटर्न में आएगा तो ट्रॉसी बोलेंगे, और ये पैटर्न में आएगा तो आइम्बस बोलेंगे। ये सिलेबल के पैटर्न पर निर्भर करता है। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबल इन पोएट्री एंड लैंग्वेज। पोएट्री और लैंग्वेज में हमारे सिलेबल का इंपॉर्टेंस क्या है? सिलेबल का इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला हमारा है रिदम क्रिएट करना। पीछे भी हमने आपको बताया सिलेबल का काम क्या होता है? रिदम क्रिएट करना। तो अल्टरनेशन बिटवीन स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जो है, इट गिव्स रिदम। ये पोएट्री को क्या देता है? रिदम और म्यूजिकलिटी देता है। पीछे भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। देन अगेन मीनिंग एंड एम्फेसिस। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड से हम कम या ज्यादा मीनिंग कन्वे करते हैं। ज्यादा अगर हम जोर देते हैं, कभी कभी सपोज करिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि जाना है, मैं आपसे कहूं जाना है, ठीक है, और फिर हमने बीच में लगा दिया जाना ही है। एक सिलेबल हमने ऐड किया, लेकिन दोनों में क्या हुआ? मीनिंग बहुत कन्वे कर रहा है। एक कंपल्सन को नहीं बता रहा है, दूसरा कंपल्सन को बता रहा है कि बाध्यता है, आपको जाना ही है। तो सिलेबल से क्या करते हैं हम? ज्यादा मीनिंग कन्वे करने का काम करते हैं, ज्यादा इमोशनल वेट देने का काम करते हैं, और रीडर के अटेंशन को ड्रा करते हैं। उसी की वजह से ये यूज होता है, अदरवाइज स्ट्रेस सिलेबल का कोई खास यूज नहीं है। कि आप स्ट्रेस सिलेबल क्यों यूज करेंगे? भाई स्वाभाविक सी बात है, जोर आप क्यों देंगे? बेहतर रिजल्ट के लिए। अगर आपको ये पता है कि आप मेहनत करेंगे लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, तो आप क्यों मेहनत करेंगे? इसीलिए स्ट्रेस सिलेबल क्या किया जाता है? ये इमोशनल वेट देने के लिए, या किसी का अटेंशन ड्रा करने के लिए, रीडर का या जो ऑडियंस है उनका अटेंशन ड्रा करने के लिए किया जाता है। दूसरा अगला है पेसिंग के लिए। तो जो हमारा स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल का पैटर्न होता है ये क्या करता है? डिटरमाइंस द स्पीड एंड फ्लो ऑफ पोएम। पोएम कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी उस पर भी निर्भर करता है, सिलेबल पर। स्वाभाविक सी बात है, अगर मान लीजिए कोई सिलेबल बोलने में आपको 2 सेकंड लग रहा है और कोई सिलेबल बोलने में 1 सेकंड लग रहा है, 2 सिलेबल वाले आपने 10 सिलेबल अगर यूज किए हैं तो 2 into 10 कितना हो गया? आपको यूज हुआ 20 सेकेंड्स। और अगर आपने 2 वाले केवल 2 यूज किए तो हो गया 4, और बाकी आपने 8 जो है यूज किए एक वाले, तो हो गया 8। आपने टोटल यूज किया कितने? केवल और केवल 12 यूज किए, और वहां पर कितने हो गए? 20 हो गए। तो कह रहे हैं कि ये क्या है? ये हमें ये दिखाता है कि हम कितने सिलेबल्स यूज कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रेस्ड है और कौन सा अनस्ट्रेस्ड है, उस पर स्पीड निर्भर करता है। अब यहां पर क्या है? आपने स्ट्रेस सिलेबल को आपने ज्यादा रख दिया है, स्ट्रेस सिलेबल को, तो ये ज्यादा स्ट्रेस सिलेबल होने की वजह से आपके वर्ड्स जो हैं, समय आपका ज्यादा लग रहा है, 20 सेकंड लगा है, और यहां पे आपको उतने ही सिलेबल के लिए कितना लग रहा है? 12 सेकंड लग रहा है। तो जो पोयम का पेस होता है वो डिपेंड किस पे करता है? फ्लो और पेस ऑफ पोयम वो डिपेंड करता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल पर। आप एक सिंपल दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है। एक को कह दिया जाए कि तुम सड़क से चल के जाओ, एक को कह दिया जाए सड़क से पैदल बाय रोड जो है ऑन फीट चलो, और दूसरे को कह दिया जाए 10 किलोमीटर के लिए ही कि तुम बाइक ले लो। तो कौन पहले ले जाएगा? बाइक वाला पहले ले जाएगा। तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ये पहले ये समय बचाएगा आपका। तो ये आया कहां से? ये आया कि हम कितना स्ट्रेस दे रहे हैं, कितना अनस्ट्रेस्ड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा पेसिंग में आता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी अगली टॉपिक है,
जिस पर काफी लंबी आपकी क्लास चलेगी, 1-2 क्लासेज आपकी चलेंगी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अगर आप कैरियर में आगे जाते हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आप पढ़ते हैं कंपलसरी, यू मस्ट नो, लेकिन अगर कैरियर में आप आगे जाना चाहते हैं तो ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि उनकी एक कह सकते हैं एक हमेशा उनकी एक ग्रज रहती है, शिकायत रहती है कि सर हमको एक एग्जाम्पल आया था, उसमें पूछा था कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है और हमारा गलत हो गया, हमको पता ही नहीं था कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो गलत क्यों हो गया? क्योंकि जब शुरुआत थी तो उसने पढ़ा नहीं। अगर वो पढ़ता तो सारी पोयम को रिलेट करके वो पढ़ता तो उसको सारी चीजें धीरे धीरे याद हो गई होती। वो एग्जाम के टाइम में सिर्फ उसको पढ़ा है, इसलिए उसको याद नहीं है और वो उसको समझ नहीं पाया कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे आपको ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं, लगभग हमें लगता है 50-60 प्रकार के जो भी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे दिए गए होंगे, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो इट विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट एंड पेशेंस फ्रॉम यू। आप इसको लर्न करेंगे। हाँ, खास करके जो हमारे यूजी के बच्चे हैं उनके लिए हम कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच जहां पर मार्क करते जाएंगे या इंपॉर्टेंट लिखते जाएंगे, वो आप पढ़ लेंगे। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी आप सबको पढ़िए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो फिगर ऑफ स्पीच जैसे कि हम प्राय डिस्कस करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अगर हम बोलें तो बोलते हैं अलंकार। अलंकार का काम ही है, अलंकार घर आप जाते हैं जो है गहने वहने खरीदते हैं, किस लिए खरीदा जाता है? टू ब्यूटीफाई, टू ब्यूटीफाई, टू मॉडिफाई द ब्यूटी, टू मॉडिफाई द ब्यूटी। भाई सुंदरता को कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए ही अलंकार का प्रयोग किया जाता है। कम भी किया जाता है, ये ध्यान रखिए, ज्यादा करने के लिए ही हमेशा नहीं अलंकार का प्रयोग किया जाता। सपोज करिए आप अलंकार सोने की चेन आप ले आए 10 तोले की बनवा करके और उसको आपने नाक में पहन लिया, तो ये अलंकार तो है लेकिन आपकी शोभा ये क्या कर देगा? कम कर देगा। तो कह रहे हैं अलंकार जो है वो मॉडिफाई करता है किसकी? ब्यूटी। तो आपका फिगर ऑफ स्पीच मॉडिफाइज द ब्यूटी ऑफ पोएट्री या पीस ऑफ लिटरेचर। कोई भी पोएट्री या पीस ऑफ लिटरेचर है उसको क्या करता है? मॉडिफाई करता है, उसकी ब्यूटी को घटाता या बढ़ाता है। ठीक है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच आर लिटरेरी डिवाइसेस। ये ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस और टेक्निक्स होती हैं टू कन्वे मीनिंग और क्रिएट अ स्पेसिफिक इफेक्ट बाय डिपार्टिंग फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड्स की लिटरल मीनिंग होती है, जो शाब्दिक उसका अर्थ होता है, उससे कम या ज्यादा अर्थ दे करके पोयम की सुंदरता को या लिटरेचर की सुंदरता को बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं या फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये क्या करते हैं? दे इनहैंस लैंग्वेज एंड डेप्थ। ये कहते हैं लैंग्वेज को इनहैंस करते हैं, मतलब लैंग्वेज देखने में लगे कि हाँ बहुत इनरिच्ड है, इनहैंस लैंग्वेज है। डेप्थ क्रिएट करते हैं, गहराई उसमें डालते हैं। उसके बाद अलाउ राइटर्स टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडियाज। और बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं जो आप डायरेक्ट शब्दों में, लिटरल वर्ड्स में नहीं कह सकते, डायरेक्ट आप नहीं कह सकते, तो आप उसके लिए ऐसे वर्ड यूज करते हैं। सपोज आप कोई ऐसी चीज कहना चाहते हैं जो आप डायरेक्ट कह नहीं सकते, तो उसके लिए आप फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जो है ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपसे बहुत ऐसा कह सकते हैं आपके परिवार में जो है एक प्रकार से आप उसको डायरेक्ट ये नहीं कह पा रहे हैं तुम नालायक हो, तुमने हमारी जिंदगी नरक कर दी है, ये नहीं कह पा रहे हैं आप, डायरेक्ट न कह के कहते हैं कि तुम हमारे परिवार के लिए एक धब्बा हो। अब धब्बा इज व्हाट? ब्लैक शिप हो हमारे फैमिली का। उसका कहने का मतलब यह है कि हम तुमसे ऊब चुके हैं, तुमने हमारी जिंदगी बिल्कुल नरक बना दी है। तो सिंपल सी बात यह है कि डेप्थ में ले जाकर के मीनिंग को कन्वे करना और राइटर को ये अलाउ करना कि वो अपने इमोशंस को और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सके, कम शब्दों में, और जो कहना चाहता है वो कह जाए। तो वहां पर हमें फिगर्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है। जैसे इमोशंस ऑफ लव है, समटाइम्स यू आर अनेबल टू कन्वे योर इमोशंस। तो आप अपने इमोशंस चाहे लव
के इमोशन हो, चाहे हेटर्ड के इमोशन हो, कोई भी आपका इमोशन है, जेलसी के हो इमोशन, आप उस इमोशन को डायरेक्ट कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, तो यू यूजेस फिगर्स ऑफ स्पीच। हाँ, जैसे सपोज दैट बहुत सारे ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे आप डायरेक्टली ये किसी से आप नहीं कर पा रहे हैं कि आपका चेहरा जो है वो बहुत सुंदर है, ये आप डायरेक्टली नहीं कह पा रहे हैं, तो आप उससे क्या कह रहे हैं, आप उससे कह रहे हैं कि यू लुक लाइक शाइनिंग मून, यू लुक लाइक शाइनिंग मून। आप डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हैं कि आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है, ये नहीं कह पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो, ये नहीं कह पा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं यू लुक लाइक शाइनिंग मून, बिल्कुल शाइनिंग मून की तरह तुम हो। तो ये क्या है, दिस इज फिगर ऑफ स्पीच। ये क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग होते हैं, अलग अलग इनका रोल होता है। तो आइए हम चलते हैं कि कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हमने आपको पिछली क्लासेस में भी हमने आपको बताए होंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो सिमिली क्या फिगर ऑफ स्पीच होता है, देयर इज टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स में एक क्वालिटी कोई होती है जो कॉमन होती है, उसको कंपेयर किया जाता है। अ क्वालिटी इज कंपेयर्ड, अ कॉमन क्वालिटी इज कंपेयर्ड, जो है एक कॉमन क्वालिटी होती है दो ऑब्जेक्ट की, वो कंपेयर की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे मैं कहूं कि ही इज लाइक अ लॉयन, ही इज लाइक अ लॉयन। अब मान लीजिए किसी को बहादुर कहना है, तो आप कह रहे हैं ही इज लाइक अ लॉयन। अब लॉयन क्या है, लॉयन इज नोन फॉर इट्स ब्रेवरी, लायन अपनी ब्रेवरी के लिए जाना जाता है, बहादुरी के लिए जाना जाता है, और कह रहे हैं वह लायन की तरह बहादुर है, मतलब इसकी ब्रेवरी की तुलना। तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए, एक ऑब्जेक्ट हो गया ही और एक ऑब्जेक्ट हो गया लॉयन। तो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और इनके अंदर एक कॉमन क्वालिटी है, क्या, दैट इज ब्रेवरी, और इसका कंपेयर किया जा रहा है। और इसमें वर्ड्स लाइक एज इत्यादि का प्रयोग होता है। तो जहां पर ये चीज मिले तो आप आंख मूंद कर बोलेंगे यहां पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। जैसे हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, उसकी मुस्कान इतनी चमकदार थी जैसे सूर्य। अब यहां पर ब्राइटनेस को एक ही है, ब्राइटनेस की तुलना की जा रही है, इसकी ब्राइटनेस किसकी, उसकी स्माइल की ब्राइटनेस की तुलना किसकी ब्राइटनेस से की जा रही है, सन की ब्राइटनेस से की जा रही है। तो ऑब्जेक्ट हो गए दो, हर हो गया स्माइल और द सन हो गया, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए और एक कॉमन क्वालिटी हो गई ब्राइटनेस, इसका कंपेयर किया जा रहा है। तो जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में एक कॉमन क्वालिटी पर हम कंपेयर करते हैं तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होता है और वर्ड्स उसमें यूज होते हैं लाइक एज। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर लाइक एज शब्द आते हैं और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के किसी एक कॉमन क्वालिटी का कंपेयर किया जाता है तो वहां पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है, है? हाँ, नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर के बारे में हम बात करें तो मेटाफर में क्या होता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। व्हाट इज द डिफरेंस, मेटाफर इज ऑफन कॉल्ड इंप्लाइड सिमिली। इंप्लाइड मींस होता है आरोपित करना, सिमिली को आरोपित कर दिया जाता है, अर्थात किसी चीज को की तरह न कह के कह दिया जाता है कि वही है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया, क्या, ही इज लाइक अ लायन, ही इज लाइक अ लायन। तो यहां पर ही इज लाइक अ लायन में ही और लायन की ब्रेवरी का कंपेयर किया जा रहा था। यहां पे अब ब्रेवरी का कंपेयर न करके इसकी ब्रेवरी को डायरेक्ट इसके ऊपर आरोपित कर दिया जाएगा और क्या कहा जाएगा, ही इज अ लायन, ही इज अ लायन। अब ये ना कह दिया गया
कि वो लायन की तरह बहादुर है, बल्कि क्या कह दिया, वह लायन ही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिमिली फिगर ऑफ सॉरी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, इंटरमीडिएट में लगभग सभी लोग पढ़ के आते हैं और हाई स्कूल में या नॉर्मली टीचर कोट करते हैं एग्जांपल को कि कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट ना। कैमल क्या होता है, डेजर्ट का शिप होता है, जहाज होता है। अब रेगिस्तान का जहाज है, जहाज जैसे समुद्र में जहाज होता है उसी तरह रेगिस्तान में कौन होता है, ऊंट होता है, कैमल होता है। ये न कह के डायरेक्ट कह दे रहे हैं कि कैमल क्या है, जहाज है। तो यहां पर क्या हो गया, मेटाफर हो गया। जैसे टाइम इज अ थीफ, टाइम एक चोर है। टाइम ये नहीं कह रहे चोर की तरह है कि बहुत तेजी से चुरा के भाग जाता है सारी चीजें, न कह के कह रहे हैं टाइम को ही क्या बना दिया, थीफ बना दिया डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। क्या हो गया, मेटाफर हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि when two different objects are compared on a single quality, किसी एक क्वालिटी कॉमन क्वालिटी पर कंपेयर किए जाते हैं, एंड वर्ड्स लाइक एज आर यूज्ड, तो सिमिली होता है। और when टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन न करके डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंप्लाई कर देते हैं उसकी क्वालिटी को, तो क्या कहलाता है, मेटाफर कहलाता है। तो यहां पे डिफिनेशन दिया है, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, डायरेक्ट हम कंपेयर कर देते हैं, लाइक एज ये सब नहीं लगाते हैं, वहां पे मेटाफर हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, पर्सनिफिकेशन। हम पर्सनिफिकेशन की बात करते हैं। पर्सनिफिकेशन में आपको मैं बताऊं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। ठीक है, अर्थात किसी डेड चीज को, नॉन लिविंग चीज को ऐसे दिखाना, डेड चीज को, नॉन लिविंग चीज को ऐसे शो करना मानो ये क्या है, लिविंग बीइंग है, ऐसे एक्ट करेगा जैसे लिविंग बीइंग है। तो इसकी डिफिनीशन अगर आपको कहें तो पर्सनिफिकेशन इज व्हेन any given human qualities or abstract ideas or non-human entity or things are presented as if they are living being, ऐसे प्रेजेंट किया जाता है मानो लिविंग बीइंग हो, तो उसको वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, पर्सनिफिकेशन होता है। मतलब हम उसको ऐसे दिखाते हैं कि ये मनुष्य की तरह बिहेव कर रहा है, लिविंग बीइंग की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कहें कि डेथ lays its icy hands on dying मैन। चलिए, डेथ कह रहे हैं, डेथ अपने जो ठंडे हाथ है, बर्फीले हाथ है, वो मरते हुए इंसान के सर पर रखता है। ठीक है, डाइंग मैन हेड कर दें, ठीक है, मरते हुए इंसान के सर पे रखता है। कहने का मतलब ये है कि जब आदमी मरता है तो उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। तो यहां पर डेथ लेज इट्स आइसी हैंड, अपने हाथों, ठंडे हाथों को रख रहा है। हाथ रखने का काम कौन करेगा भाई, कोई लिविंग बीइंग होगा। डेथ क्या है, डेथ हमारा क्या है, नॉन ह्यूमन थिंग्स है ना, नॉन ह्यूमन है, ये अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। क्या है, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन ये ऐसे काम कर रहा है जैसे कोई इंसान काम करता है। हाथ रखने का काम, सामान उठाने का काम, ये सब क्या करता है, लिविंग बीइंग करता है। तो कह रहे हैं कि ये क्या है, यहां पर क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। जैसे द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, कह रहे हैं ट्रीज के, पेड़ों के बीच में से हवा क्या करी, विस्पर करी, उसने कुछ बुदबुदाया, कुछ कहा। अब बुदबुदाने का और कहने का काम को किसका है, लिविंग बीइंग का है ना। वो ऐसे लग रहा है मानो ट्री भी कोई लिविंग है, विंड भी कोई लिविंग है, और वहां से वो कुछ बुदबुदा रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। तो पर्सनिफिकेशन में क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, नॉन लिविंग आइडियाज को हम क्या करते हैं, इन आइडियाज को ऐसे प्रेजेंट करते हैं इसको कि मानो ये लिविंग बीइंग है, अर्थात उनको ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं। तो सिंपल डिफिनेशन है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स आर अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट।
कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसको हम ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, ऐसे बिहेव करवाते हैं मानो ये कोई ह्यूमन बीइंग है या लिविंग बीइंग है। अब नेक्स्ट हमारा है हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है, एग्जैगरेशन करते हैं हम ज्यादा जोर या इफेक्ट डालने के लिए, तो फॉर एम्फेसिस एंड इफेक्ट एग्जैगरेट करते हैं। जैसे आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, जैसे घर में आपके मम्मी पापा डांटते हैं, तो मान लीजिए आपने घर पहुंचते ही आपने टीवी ऑन कर ली, टीवी ऑन कर ली, कुछ देखने लगे, तो पापा क्या करेंगे, डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी कि तुम्हें लाखों बार बोला है कि टीवी ऑन मत किया करो आते ही। अब लाखों बार तो नहीं बोला होगा ना, हाँ गिना तो है नहीं, बोला तो है नहीं लाखों बार, तो मिलियंस ऑफ जो है टाइम्स नहीं बोला है इसका मतलब। तो ये क्या हो गया, एग्जैगरेट करके किसी स्टेटमेंट को कहना, दैट इज हाइपरबोल। जैसे एक अलेक्जेंडर पोप साहब हैं, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा जब मैं आपको सटायर पढ़ा रहा था, या अगर आप हीरोइक कपलेट की जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पर भी इनका नाम आया होगा, अलेक्जेंडर पोप का। तो अलेक्जेंडर पोप की एक बहुत ही फेमस मॉक इपिक पोयम है, द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक। तो ये रेप ऑफ द लॉक में क्या है, एक लाइन है रेप ऑफ द लॉक में कि इसकी हीरोइन है बेलिंडा, तो बेलिंडा की ब्यूटी और उसकी स्माइल को चर्चा करते हुए ऑथर जो है वो क्या कहता है, बेलिंडा की स्माइल पर चर्चा करते हुए ऑथर क्या कहता है, बेलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। बेलिंडा मुस्कुराई और पूरी दुनिया प्रसन्न हो गई। अब किसी लड़की की मुस्कान को इस तरीके से एग्जैगरेट कर दिया कि बेलिंडा स्माइल करी और पूरी दुनिया क्या हो गई, मुस्कुरा गई, तो ये क्या हो गया, एग्जैगरेटेड है। क्या है, एग्जैगरेटेड है, इसलिए इसको बोलते हैं यहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोल। नेक्स्ट हमारा है अलिटरेशन है। अलिटरेशन में क्या होता है कि जो बिगिनिंग वर्ड्स होता है उसके प्रॉक्सिमिटी में, कह रहे हैं बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, जब कॉन्सोनेंट साउंड हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड हमारा हर शब्द के बिगिनिंग में शुरू होता है, तो वहां पर क्या होता है, रिपीटेशन होता है। जैसे जैसे मान ले कम, कम ओ माय फ्रेंड, यहां पे ओ करना है, ओ माय फ्रेंड। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर कम, देखिए ये और प्रॉक्सिमिटी बगल में जो शब्द हैं, तो ये कम और ये कम में ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कह रहे हैं कि द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, कह रहा है बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी आसपास के वर्ड्स हैं, अगर उनका बिगिनिंग जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो वहां पर क्या होगा, रिपीटिशन होगा। जैसे पीटर, पाइपर, पिग्ड, तो पी, 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 पेक, पी, पिकल्ड, पी, पेपर्स, पी, सब में क्या है, बगल बगल के वर्ड्स में पी बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अलिटरेशन हो गया। क्या हो गया, अलिटरेशन हो गया। जैसे ब्लो, 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 दाओ विंटर विंड, दाओ विंटर विंड, तो यहां भी क्या हो गया, अलिटरेशन, ब्लो, 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 विंटर विंड, तो यहां अलिटरेशन और यहां अलिटरेशन। ठीक, गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल ओनोमेटोपिया है, इसको देखते हैं, जहां पर वर्ड क्या करता है, सजेस्ट साउंड, वर्ड सजेस्ट, सजेस्ट साउंड, जहां पर वर्ड साउंड को सजेस्ट करता है, अ वर्ड दैट इमिटेट्स द साउंड इट रिप्रेजेंट्स। जैसे द क्लॉक टिक्ड, अब टिक्ड है, टिक्ड क्या है, ये वर्ड अपने आप में एक साउंड दे रहा है, टिक टिक टिक, तो ये क्या हो गया, अनामेटोपिया हो गया। क्या हो गया, अनामेटोपिया हो गया। जैसे एक एग्जांपल और है,
हाँ, जैसे हाँ, स्नेक, द स्नेक वॉज हिसिंग, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, दो वर्ड्स बगल बगल में रखे जाते हैं, दोनों कॉन्ट्रेरी होने हैं मीनिंग में, कॉन्ट्रेरी इन मीनिंग या अपोजिट इन मीनिंग। दो वर्ड्स बगल बगल में रखे जाते हैं और ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रेरी होते हैं या अपोजिट होते हैं मीनिंग में। जैसे जैसे दिस इज एन ओपन सेक्रेट। अब ओपन एंड सेक्रेट बोथ आर अपोजिट और दोनों बगल बगल में रखे गए हैं, तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया। और जैसे कहें कि हर लव इज बिटर स्वीट, हर लव इज बिटर स्वीट, या लव इज बिटर स्वीट। अब बिटर भी है और स्वीट भी है। बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा, दोनों बगल बगल में लगाए गए हैं, तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया। ठीक है, यहां पर जैसे बिटर स्वीट हो गया। डीफनिंग साइलेंस, कह रहे हैं कि मौन को चीरने वाला शोर, अर्थात एक तरफ मौन है, दूसरे तरफ शोर है। ठीक है, साइलेंस है और डीफनिंग मतलब बहरा करने वाला, बहरा करने वाली चुप्पी। चुप्पी बहरा करने वाला तो तेज आवाज होगा ना, तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए। क्या हो गए, अपोजिट हो गए। नेक्स्ट इज आयरनी। आयरनी जो है, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। आयरनी क्या है, अ कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। जब हम कोई ऐसे वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं कि हमारा जो रियलिटी, जो वर्ड से हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो रियलिटी में वो होता है, दोनों में बिल्कुल कंट्रास्ट होता है, तो वहां पर क्या होती है, आयरनी होती है। आयरनी अगर हमने आपको बताया होगा तो वर्बल आयरनी होती है, मतलब ये होता है कहते हम कुछ और है, मीनिंग उसकी होती कुछ और है। वर्बल मतलब सेइंग वन थिंग बट मीनिंग अनदर, आप कहिए कुछ और मीनिंग उसकी कुछ और हो। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, भाई बहुत तेज तूफान आया है और आप खड़े हुए हैं और खड़े होकर कह रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है। तो मतलब आप क्या, आप यहां पर आयरनी, वर्बल आयरनी कह रहे हैं, मतलब उस डे सुंदर नहीं है, स्टॉर्म आया हुआ है, लेकिन आप कहते कुछ और हैं, सेइंग अदर चीज, और मीनिंग उसकी अनदर होती है। सिचुएशनल आयरनी होती है, मतलब परिस्थिति के हिसाब से। इसमें क्या होता है, हम सोचते हैं कि ये होगा लेकिन होता कुछ और है। हम सोचते हैं कि ये होगा, जैसे सपोज करिए आपने कोई चीज तोड़ दिया, कोई चीज तोड़ दिया आपने, और आपकी आपके भाई बहन ने ये सोचा चलो आज इसने ये तोड़ा है, पापा आएंगे तो इसको मारेंगे। पापा आने के बाद मारने के बजाय क्या करते हैं, ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, टूट गया, तुम परेशान ना हो, ये लो चॉकलेट खाओ। अब क्या है, आपने सोचा था कि आज तो इसको मार पड़ेगी, लेकिन हुआ कुछ और। तो व्हेन द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड हैपेंस, जब हम जो उम्मीद करते हैं वह न हो करके उसका उल्टा हो जाता है, तो वहां पर सिचुएशनल आयरनी होती है। जैसे अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, फायर स्टेशन जलकर खाक हो गया। तो अब क्या है, हम ये सोचते हैं कि फायर स्टेशन कैसे जल के खाक हो सकता है, हमने सोचा कुछ और कि फायर स्टेशन तो कभी जल ही नहीं सकता, लेकिन फायर स्टेशन जलकर खाक हो गया। ड्रामेटिक आयरनी तीसरी होती है, ड्रामेटिक आयरनी, व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग दैट द कैरेक्टर्स डू नॉट। इसमें क्या होता है, ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है कि ऑडियंस को पता है कि अब इसका मर्डर होने वाला है। इस दो दोस्त जा रहे हैं और इस दोस्त को विलन ने खूब पैसे खिला दिया है और कहा है कि आज इसके शराब में जहर मिला देना ये मर जाए, या इसको चाकू मार देना। अब ऑडियंस को पता है कि ये पैसा लेकर के आया है, लेकिन इसको नहीं पता है, तो इसको बोलते हैं ड्रामेटिक आर्नी। क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक आर्नी,
कि जब ऑडियंस नोज समथिंग बट द करेक्टर्स डू नॉट नो, लेकिन करेक्टर्स नहीं जानते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ड्रामेटिक आयरनी होता है। चलिए, तो हमारा आयरनी हो गया। आइए हम आगे देखते हैं। तो ये आयरनी जरूर याद रखिएगा, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, 3 प्रकार की आयरनी होती है। वर्बल आयरनी में क्या होता है, हम कहते कुछ और है, मीनिंग कुछ और होती है। सिचुएशनल आयरनी में हम सोचते हैं कि ये होगा लेकिन हो कुछ और जाता है। ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है, ऑडियंस को पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन स्टेज पर जो करेक्टर होता है उसको नहीं पता होता है, दैट इज ड्रामेटिक आयरनी। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है अल्यूजन। अल्यूजन हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। अल्यूजन का मतलब होता है जब हम किसी पास्ट की चीजों को याद करते हैं और उनका रेफरेंस देते हैं, तो उसको अल्यूजन कहते हैं। अ रेफरेंस टू अनदर टेक्स्ट, पर्सन आर इवेंट्स फ्रॉम हिस्ट्री, अर्थात इतिहास से, बीते हुए समय से हम किसी कॉपी किताब, किसी बुक, किसी व्यक्ति या किसी घटना का जिक्र किसी लिटरेचर या उसमें करते हैं, जो है किसी कल्चर का जिक्र करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अल्यूजन कहलाता है। जैसे ही वॉज अ रिवल रोमियो विद द लेडीज, जैसे रोमियो है, हम लोग रोमियो कहते हैं ना, अब रोमियो कहने का मतलब ये है कि हम रोमियो एंड जूलियट जो है उनको याद करते हैं, तो ये क्या है, हमें उस करेक्टर की याद दिलाता है जब हम रोमियो शब्द बोलते हैं। तो कहते हैं किसी पास्ट चीज को, हिस्ट्री में जो चीजें घट चुकी हैं उसके किसी करेक्टर को, टेक्स्ट को, पर्सन को याद करना और यहां पर उसको मेंशन करना, दैट इज अल्यूजन। नेक्स्ट हमारा बहुत ही ये इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। ये क्या करता है, कहते हैं अ माइल्ड और लेस डायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग हार्श। कोई बहुत कड़वी चीज है, कोई बहुत हार्श चीज है, अनप्लीजेंट चीज है, दुख वाली खबर है, उसको बहुत सिंपल, बहुत प्लेजेंट कह सकते हैं, इनडायरेक्ट वे से ऐसे एक्सप्रेस करना कि मानो वो दुख ही ना व्यक्त हो। जैसे किसी को हम कहें, मान लीजिए किसी के फादर मदर या किसी के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, और आप उसके पास जाएं और उससे आप पूछें, अरे भाई साहब कैसे मर गए, कैसे मर गया, तो क्या होगा, उसको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन आप वहां पर मर गया शब्द की जगह आप अगर ये यूज करें कि कैसे गुजर गए, गुजर गए, तो यहां पर क्या होगा, कह वही चीज रहे हैं लेकिन थोड़ा सा सॉफ्टली कह रहे हैं आप। तो आप देखिए जो सीरियल्स वगैरह मूवी में जैसे कोई मर जाता है, तो बहुत कम डॉक्टर ऐसे हैं जो आके कहते हैं कि ही इज डेड, ही इज डेड, बल्कि डेड ना कह के क्या कहते हैं, ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। तो यहां पर डेड की जगह जो नो मोर वर्ड लगा है, यही यूफिज्म है। मतलब कोई हार्श चीज है उसको सॉफ्ट तरीके से, माइल्ड तरीके से कहना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, यूफेमिज्म। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही पास्ड अवे, अब डेड की बजाय क्या कह दिया, पास्ड अवे कह दिया, तो ये क्या हो गया, यूफेमिज्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिनेक्डकी। सिनेक्डकी वर्ड क्या होता है, जब हमारा पार्ट जो है वो होल को रिप्रेजेंट करता है, होल पार्ट को। द फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। मतलब जैसे हम कहें एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम भारत की है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। लेकिन जब ये 11 लोग मैच खेल करके हारते हैं, तो हम कहते हैं इंडिया हार गई। क्या हार गई, इंडिया हार गई। तो ये 11 लोग पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पार्ट पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कभी कभी होल जो है वो पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, होल जो है वो पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां क्या कहलाता है, वहां क्या कहलाता है, सिनेक्डकी कहलाता है। जैसे ऑल हैंड्स ऑन द डेक, यहां पर हैंड्स ये बॉडी का एक पार्ट है, हैंड्स का कहने का मतलब सभी लोग, पीपल, हैंड्स का मतलब यहां पर क्या हो गया, पीपल। तो हैंड तो बॉडी का एक पार्ट है लेकिन सभी लोगों के लिए यूज किया गया है, तो पार्ट टू होल हो गया।
जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि ब्रेड इज द नीड ऑफ ऑल, नीड ऑफ ऑल, रोटी सबकी आवश्यकता है। तो यहां रोटी का मतलब केवल रोटी नहीं कि सब्जी चावल और ये सब नहीं खाएगा वो, बल्कि यहां पर ब्रेड का मतलब ब्रेड मीन्स पूरा भोजन उसका जो हो गया, पूरा मील। ब्रेड मीन्स यहां पर मील की हम बात कर रहे हैं, पूरे उसके भोजन की बात कर रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर क्या हो जाएगा, सिनेक्डकी हो जाएगा। क्रिकेट में जैसे इंडिया इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन अ क्रिकेट मैच, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन अ क्रिकेट मैच। तो यहां पर इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया क्या है, 11 प्लेयर्स ऑफ इंडिया डिफीटेड 11 प्लेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कहा गया इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिनेक्डकी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट इज मेटोनिमी। हमारा मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच है। ये क्या होता है, कह रहे हैं मेटोनिमी में ऐसे फिगर ऑफ स्पीच में जब एक चीज को हम किसी दूसरे चीज से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वहां पर जो उससे जुड़ा हुआ होता है तो वहां पर मेटोनिमी होता है। अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वन थिंग इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर, एक थिंग को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरे से, दैट इज क्लोजली, ये ध्यान रखिएगा, एसोसिएटेड विथ इट, जो इससे क्लोजली एसोसिएट होता है उसी से हम उसको चेंज कर देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, मेटोनिमी होता है। जैसे द व्हाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट, व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी किया। अब व्हाइट हाउस कहने का मतलब क्या है, व्हाइट हाउस का मतलब ये नहीं है कि घर ने किया है, व्हाइट हाउस का मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने। तो यहां पर व्हाइट हाउस स्टैंड्स फॉर अमेरिकन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो यहां पर क्या हो गया, मेटोनिमी हो गया। जैसे पेन इज माइटियर देन सॉर्ड, पेन इज माइटियर देन सॉर्ड, पेन क्या होती है, ज्यादा, तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। तो यहां पेन का मतलब, ये पेन की बात नहीं कर रहे हैं, पेन का मतलब पेन चलाने वाले लोग अर्थात राइटर, पोएट, ठीक है। और सोर्ड का मतलब तलवार की बात नहीं, सोर्ड मतलब यहां पर सोल्जर कह सकते हैं, नाइट कह सकते हैं, योद्धा जो होते हैं। तो यहां पर सोर्ड स्टैंड्स फॉर सोल्जर और नाइट्स एंड पेन स्टैंड्स फॉर राइटर्स और पोएट्स। तो ये क्या हो गया, क्लोजली जो एसोसिएट है उसके लिए जो बाता है कोई एक शब्द, तो वहां पर मेटोनिमी होता है। नेक्स्ट हमारा है लाइटोटिस। लाइटोटिस जो है हमारा ये फिगर ऑफ स्पीच है। अ फॉर्म ऑफ अंडर स्टेटमेंट, ये बहुत आपके लेवल पे यूजफुल नहीं है लेकिन हम यहां पर बता रहे हैं। एक ऐसा अंडर स्टेटमेंट होता है दैट यूजेस निगेशन टू एक्सप्रेस द अपोजिट ऑफ व्हाट इज मीन। कह रहे हैं जो कहना होता है उसका अपोजिट हम यूज करते हैं। जैसे ही इज नॉट बैड, अब यहां पर ये नहीं कह रहे हैं ही इज गुड, बल्कि क्या रहे हैं ही इज नॉट बैड। तो ये क्या हो गया, लाइटोटस हो गया। क्या हो गया, लाइटोटस। जैसे सी इज नॉट एन अगली गर्ल, नॉट एन अगली गर्ल, वह एक अगली मतलब बदसूरत लड़की नहीं है, मतलब सी इज ब्यूटीफुल। क्या है, सी इज ब्यूटीफुल। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइटोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइटोटिस। नेक्स्ट हमारा है पन। पन का मतलब होता है प्ले ऑन वर्ड्स, पन का मतलब होता है प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों का पूरा खेल होता है। अ प्ले ऑन वर्ड्स दैट एक्सप्लॉयट्स मल्टीपल मीनिंग्स, एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं। जैसे टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। अब यहां पर क्या है, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, एक तीर की तरह समय क्या होता है, उड़ता है। और फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। तो यहां पर एक प्ले जो है, एक वर्ड जो है वो कई चीज के लिए प्ले हो रहा है। यहां फ्लाइज वर्ड जो है ये पन है, एक समय के लिए भी फ्लाइज यूज हो रहा है, दूसरा फ्रूट के लिए भी फ्लाइज यूज हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हम कहें पन के लिए कि an ambassador lies abroad for the sake of his country। एक जो है, जो दूत होता है, एम्बेसडर होता है, वो लाइज अब्रॉड,
जो है अपने देश के लिए लाइज अब्रॉड करता है। अब लाइज अब्रॉड की दो मीनिंग है। एक, लाइज अब्रॉड मतलब बाहर विदेश में रहना, बाहर विदेश में, अब्रॉड मतलब विदेश में, लाइज मतलब रहना, बाहर विदेश रहना। और एक लाइज का मतलब होता है झूठ, और अब्रॉड का मतलब होता है बहुत, बहुत झूठ बोलना। तो इसकी दो मीनिंग हुई, लाइज अब्रॉड की दो मीनिंग हुई, एक हुआ बहुत झूठ बोलना और एक हुआ बाहर रहना। तो ये क्या है? पन है। जैसे किसी ने क्वेश्चन मान लीजिए पूछा आपसे कि इज इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन जीने योग्य है, क्या जीवन जीने योग्य है? तो इसका एक आंसर है, इट इट डिपेंड्स ऑन लीवर। ये किस पर निर्भर करता है? लीवर पर निर्भर करता है। लीवर मतलब जीने वाला, और लीवर मतलब आपका ये लीवर, अगर ये भी खराब हो गया तो आप मर जाएंगे। तो यहां पर क्या हो गया? पन हो गया। क्या हो गया? पन हो गया। एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे हिंदी में कनक कनकते 100 गुनी, मां दकता अधिकाय, और या पाए बौराए जग वा खाए बौराए। तो वही है कनक, एक कनक मीन्स हो गया सोना, और एक कनक मीन्स हो गया धतूरा। तो यही इसी प्रकार का है लीवर। लीवर इज प्ले ऑन वर्ड्स। ठीक है। मल्टीपल होने कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे। आज के लिए पर्याप्त हो गया है, और इसको आप जो है रिवाइज करिए। कल से हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, डिस्कस हम सबको करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करते जाएंगे आपके लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग। कल आपसे मिलते हैं, तब तक आप जो है इसको पढ़ते रहिए, और भी लोगों से बोलिए को क्लास ज्वाइन करें, वेदर इन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड। क्लास इज एब्सोल्युटली फ्री, कोई भी चार्ज नहीं है, आप आके पढ़ सकते हैं। आई डू नॉट चार्ज एनी रुपी। जो है देयर इज सम मार्जिनल चार्जेस एंड दैट इज फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। सो यू ऑल आर काइंडली इनवाइटेड टू ज्वाइन द क्लास। जितने लोग लाइव क्लास में रहेंगे उतना मजा आएगा। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत आपको जो है सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। कल आपसे मुलाकात होगी 5:30 पर। थैंक यू।